definitions of statistics. तो जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि भैया देखो, it is not very easy to define statistics. So to understand statistics properly, definition भी करेंगे, functions भी करेंगे, importance भी करेंगे, limitations भी करेंगे, तब जाके आपको थोड़ा आइडिया होगा कि statistics है क्या. अभी तक आपको ये अच्छे से बताना चाहिए. In plural sense न्यूमेरिकल डेटा है, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिकल मेथड टेक्निक है. Functions. What are the functions? Statistics performs many functions useful to the human beings. The broad functions performed by statistics are: number one, to simplify complex facts. सबसे बड़ा जो इसका फंक्शन है वो क्या है? Simplification. Simplification of the complex data. क्यों? क्यों? Decision making becomes easier. Decision making becomes easier. ये जानबूझ के मैंने अच्छा हो ना कि अभी हो गया जो होना था. होता ना कि बाद में वो फोन पे जैसे ही खोलता ना तो सब कुछ अलग अलग सा हो जाता है. ठीक है जी, हो गया अभी से अलग, अब प्रॉब्लम नहीं होगी. पर्पस क्या है? डिसीजन मेकिंग. पर्पस क्या है? डिसीजन मेकिंग. तो पता ही है कि डिसीजन लेनी है, तो अगर कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई किया जाए तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजियर. So the most important function of statistics is to simplify complex facts. It is very difficult for an individual to understand and conclude from huge numerical data. तो इसीलिए तो डेटा एनालिस्ट, क्योंकि डेटा तो इतना ही कट, आप तो डेटा ही मतलब क्या हो रहा है, आपको भी तो हर चीज मॉनिटर हो रही है, डेटा तो इकट्ठा होता जा रहा है, मॉनिटर कौन करेगा उसे? डेटा एनालिस्ट चाहिए. तो एआई आ रहा है, आ गया है. Statistical methods try to present great mass of complex data into simple and understandable form. For example, statistical techniques like mean, median, correlation, graphs make complex data intelligible and understandable in a short period and in a better way. मतलब सोचो कि एक बैट्समैन है, वो 15 साल से खेल रहा है, एक लाइन में उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है. एक लाइन में उस हिस्ट्री की मैचेस 250 मैचेस, रन्स 15,000 रन्स, एवरेज सोचो कि एक छोटी सी वैल्यू लेकिन कितना बड़ा एवरेज 45. इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है ऑन एन एवरेज ये हर मैच में 45 रन्स बनाते हैं. तो कितनी बड़ी बात है और कितनी इजीली वो प्रेजेंट कर दी गई. मतलब आप एक आइडिया लगा सकते हैं ना कि भैया सिचुएशन ये है, 10 ओवर में चाहिए 100 रन. अब ये जो बैट्समैन आया है, इसका जो स्ट्राइक रेट का मतलब होता है, अगर स्ट्राइक रेट 100 है मतलब एक बॉल में 1 रन बनाता है ये, और स्ट्राइक रेट 200 है मतलब एक बॉल में 2 रन बनाता है, और स्ट्राइक रेट 50 है तो मतलब 2 बॉलों में 1 रन बनाता है. अब आपको चाहिए 100 रन 10 ओवर में, और इसका स्ट्राइक रेट कम है, तो क्या इसको भेजूं? इसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है तो इमीडिएटली डिसीजन ली जा सकती है ना. तो डेटा बहुत मतलब बड़ी बड़ी डिसीजन लेने में हेल्प करता है. Simplify complex facts. To present facts in a definite form. Quantitative facts can easily be believed and trusted in comparison to abstract and qualitative facts. यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया, बस आप कर लो, ये बहुत ही बढ़िया है. वह क्या बहुत बढ़िया है? मतलब बहुत बढ़िया तो हवा में बात हो गई ना. बहुत बढ़िया है तो ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट वेग एक्सप्लेनेशन. इसके 98% आए हैं और पिछले 4 क्लासेस से इसके 95 एंड अबव ही आए हैं. तो हो गया ना डेफिनेट फॉर्म. नहीं जी बहुत बढ़िया लड़का है, आप रख लो. बहुत बढ़िया. एक बहुत बढ़िया आपके लिए तो 50% भी बढ़िया हो सकता है, आपके लिए हो सकता है कि नहीं 97, मुझे तो 99 वाला चाहिए. तो बढ़िया क्या होता है? तो बढ़िया एक वेग एक्सप्लेनेशन हो गई. डेफिनेट फॉर्म. स्टैटिस्टिक्स दे प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म. Statistics summarize the generalized facts and present them in a definite form. For example, statement like annual rate of inflation rate is 10%. So that is a definite form, is more convincing than prices are rising. इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है. अब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, एक इकोनॉमी जो 2% पे रखना चाहती है उसके लिए तो 4% भी बहुत बढ़ी हुई है. एक इकोनॉमी जो 6% तक खुश है उसके लिए 10% बढ़ी हुई है. तो इन्फ्लेशन इज राइजिंग और प्राइसेस आर राइजिंग, ये डेफिनेट फॉर्म है.
नो, प्राइसेस आर राइजिंग, राइजिंग में पता ही नहीं चल रहा कितना राइजिंग, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, दैट इज नॉट अ डेफिनेट फॉर्म, दैट इज अ वेग फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन प्राइसेस आर राइजिंग बाय एन एवरेज रेट ऑफ 10%, दैट इज अ डेफिनेट फॉर्म, बता रहे हैं आपको कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है एनुअली। तो क्वांटिफाई करने के बाद डेफिनेट फॉर्म आता है, जहां पे कोई नंबर ही असाइन नहीं है, दैट इज नॉट अ डेफिनेट फॉर्म। तो फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू प्रेजेंट डेटा इन अ डेफिनेट फॉर्म, to make comparison of facts, eventually you have to take a decision। तो comparison होगा, comparison मेरे को कंपेयर करना था, मैं बैट्समैन ए को भेजूं या बी को भेजूं, कंपैरिजन ही तो है। मैं इसको जॉब पे रखूं या उस पे जॉब पे रखूं, कंपैरिजन ही तो है। आप डिसाइड करना चाहते हो कि एप्पल लूं या आईफोन लूं, ये गाड़ी लूं या वो गाड़ी लूं, ये कितने किलोमीटर की एवरेज दे रही है, वो किलोमीटर एवरेज क्या दे रही है। तो कंपैरिजन ही डिसीजन मेकिंग के लिए, इकोनॉमी रन करनी है, मुझे टेंडर रिलीज करना है, मुझे हाईवे बनवाना है, मैं इससे बनवाऊं या उससे बनवाऊं, तो उनके पास परफॉर्मेंस डेटा आएगा, मेरे पास सब कुछ आएगा, तो डिसीजन बिकम्स इजियर। तो कंपैरिजन अगर पॉसिबल नहीं है तो आपके स्टैटिस्टिक्स का कोई फायदा नहीं है। इट शुड बी कंपेरेबल, इट शुड बी कंपेरेबल। Comparison is one of the main functions of statistics, as the absolute figures convey less concrete meaning। अपने आप में डेटा का कोई फायदा नहीं है unless it is comparable with other information। For example, per capita income of a developing country may not be much use unless we know the per capita income of developed countries। For example, per capita income हमारी 125 25,000 रुपए पर मंथ है, एग्जाम्पल 25,000 रुपए पर मंथ है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कम है ज्यादा है? गुड आंसर। सर ऐसे कैसे बता सकते हैं, ऐसे कैसे बता सकते हैं कि कम है या ज्यादा है? तो इट डिपेंड्स कि एक डेवलप्ड नेशन की पर कैपिटा इनकम क्या है। एक डेवलप्ड नेशन की पर कैपिटा इनकम 30,000 पर मंथ है, तो देन 27,000 25,000 इज नॉट अ बैड वैल्यू फॉर अ डेवलपिंग नेशन, यू आर नॉट फार बिहाइंड। बट एक डेवलप्ड नेशन की पर कैपिटा इनकम 2 लाख है पर मंथ और आप 25,000 पर मंथ पे हो, देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो कंपैरिजन के बिना उस चीज का कोई यूज था नहीं था। It may not be of much use unless we know what to compare it with and it is comparable। आपके 30 आए 50 में से, अच्छे हैं कि बुरे हैं? सर डिपेंड करता है कि उस टेस्ट में क्लास के क्या रहे, क्योंकि अब हम 11th में आ गए हैं। ये बात आपने 8 9th में पूछी होती तो ये बेकार ही माने जाते, लेकिन अब जरूरी नहीं है। अब 30 50 में से बुरे हों जरूरी नहीं है, हो सकता है आधी क्लास फेल हुई हो सकता है हाईएस्ट 32 रहे हों, तो 30 अच्छे हो गए ना। तो कंपैरिजन का पर्पस समझ आ रहा है? हाँ सर, घर वालों को भी समझाएंगे। टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स फैसिलिटेट्स इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल, एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के साथ, प्राइमरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर के साथ, सेकेंडरी का टर्शरी सेक्टर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिस्ट may try to find the size of unemployment across rural and urban areas। तो intersectoral comparison। intertemporal comparison means different time periods। 2020s में क्या था, 2010 से लेके 19 तक क्या था, 1 से लेके 9 तक क्या था। तो डिफरेंट डिफरेंट डेकेड्स का कंपैरिजन, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का कंपैरिजन, टेम्पोरल कंपैरिजन। इस साल क्या था, पिछले साल क्या था। प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, रूरल एरिया में क्या है, अर्बन एरिया में क्या है, वो सेक्टोरल कंपैरिजन है। टेम्पोरल, टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम जोन्स है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स। टाइम जोन तो एशिया और यूएस के भी अलग है। फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा, वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स लाइक एवरेज, रेट्स, परसेंटेजेस, ठीक है। To make comparison of facts, functions: number 1 to simplify the complex facts, number 2 to present data in a definite form, abstract और vague नहीं होने चाहिए, to make comparison of facts, comparison may be sectoral or temporal, to facilitate planning and policy formulation। eventually economy run करने के लिए यही सबसे बड़ा function होगा। statistics helps in analysis of cause of an economic problem and facilitates formulation of policies for solving them। क्यों हो रही है ये दिक्कत, कैसे सॉल्व होगी ये दिक्कत, सब हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। बट डिसीजन आपको लेनी है, वो आपको बस आइडियाज दे सकता है।
On the basis of numerical data and their analysis, businessmen and administrators who are running the economy can plan future activities and shape their policies. So economics, statistics is used in businesses as well and economic decisions as well. To help in forecasting, a business is full of risk and uncertainties. Correct forecasting is essential to reduce the uncertainties. मुझे प्रोडक्शन प्लान करनी है तो ट्रेंड देखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या रह रहा है, आगे फ्यूचर क्या है. फोरकास्टिंग. Statistical tools like interpolation of data, time series analysis, they help in making projections for futures. फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन करना एक काम होता है स्टैटिस्टिक्स, वन ऑफ द फंक्शंस. क्योंकि प्रोडक्शन तो आपको एडवांस में प्लान करनी पड़ेगी. मतलब इवेंचुअली जितना भी डेटा आ जाए उसके बेसिस पे आप फ्यूचर ही तो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उसको फोरकास्टिंग बोलते हैं. जो डेटा आ गया वो तो जो हो चुका है उसकी बात है. अब आपको डिसाइड करना है आगे क्या किया जाए, तो फोरकास्ट ही तो कर रहे हैं आप. प्लानिंग. फॉर्मुलेशन and testing of hypothesis. Hypothesis एक imaginary situation, but अब उसकी formulation and testing. Statistical methods are extremely useful in formulating and testing hypothesis. For example, with the help of statistical techniques, we can test hypothesis whether a rise in railway fares will affect the passenger traffic or not. Hypothetical situation. कैसे hypothetical situation? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार एक बात बताओ, अभी लेटेस्ट अज्यूम फीस है 500 रुपए पर मंथ, इतनी है. तो अगर मैं इसको 1000 रुपए कर दूं तो आप आओगे कि नहीं आओगे? नहीं आओगे. हो सकता है. हाँ, नहीं, बी ऑनेस्ट. आई एम ऑल्सो बीइंग ऑनेस्ट. 500 पर मंथ, so you can also be honest. नहीं आओगे मतलब मैं अकेला. मम्मी से पूछ के बताऊंगा सर, ये डिसीजन मेरे हाथ में नहीं. डबल कर दिया आपने. मतलब आओगे कि नहीं आओगे, जल्दी बताओ. आओगे. अरे डर के बताओ. आ जाओगे, कोई टेंशन तो नहीं, पैसा बहुत है. हाँ जी, हेलो. आओगे. आपका एडमिशन कैंसिल है. आओगे. उसकी नहीं, अपनी बताओ. हाँ, आ जाओगे. हाँ जी भाई साहब. तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली, सर्वे लिया, आ जाएंगे, फीस हो गई 1000 रुपए. ऐसे होता है. मतलब सर्वे लिया जाता है कि मेजोरिटी से पूछ लिया जाए कि भाई साहब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप आएंगे नहीं आएंगे. तो मेजोरिटी कहते नहीं आएंगे, तो फिर प्राइसेस बढ़ाना बहुत रिस्की होगा. अगर मेजोरिटी करेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 500 1000 क्या टेंशन क्या है लाइफ में, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. तो आ जाएंगे, तो बढ़ा दिए. तो ये हाइपोथेटिकल था, मतलब एक्चुअली थोड़ी ना बढ़ा है. एक्चुअल बढ़ाएंगे तो वो फिर हाइपोथेसिस नहीं हुआ. हाइपोथेसिस होता है कि इमेजिनरी सिचुएशन कि अगर ऐसा कर दें तो भाई साहब आप क्या करेंगे. तो ऐसे स्टैटिस्टिकल मतलब सर्वेज लेके टेस्टिंग करी जा सकती है. और उसके बाद ऐसा भी किया जा सकता है कि अच्छा कोई चीज आपको पूरे इंडिया पे अप्लाई करनी थी, पहले एक जगह टेस्टिंग करो उसकी, उसको कहते हैं पायलट टेस्टिंग. पायलट टेस्टिंग मतलब एक एरिया में फेयर बढ़ा के देखो, मतलब किराया बढ़ा के देखो, चाहे वो मेट्रो का है चाहे वो किसी का है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, आपका रेवेन्यू फॉल होता है कि नहीं होता है. तो रेवेन्यू फॉल हो गया अगर, तो मतलब फेल हो गई वो बात. रेवेन्यू बढ़ रहा है, थोड़े बहुत लोग कम भी हो गए, बट ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो फायदा है. बात समझ आई. तो फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स. टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. नॉलेज तो देता ही है. स्टैटिस्टिक्स एनेबल पीपल, मतलब कह रहे कि अगर लाइफ में कभी जिंदगी में पढ़ना वढ़ना भी ना हो ना, तो भी नॉलेज तो ले लो. नहीं करना जी हमें फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग, नहीं करना है हमें फोरकास्टिंग, नहीं लेनी हमें कोई डिसीजन, नहीं करनी है हमने कोई प्लानिंग, तो उन लोगों के लिए आपकी नॉलेज एनहांस करता है. इट एनेबल्स पीपल टू एनलार्ज देयर होराइजन. नहीं करना सर हमें वो भी. इट शार्पन्स द फैकल्टी ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग. आप सोच समझ के अपने डिसीजंस ले पाएंगे. एंड इज हेल्पफुल इन
प्रोपाउंडिंग न्यू थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले वाला ही ठीक था सर, मतलब रैशनल थिंकिंग होगी, रीजनेबल होगा, हमें नहीं चाहिए और कुछ। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।